नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा जो कि आरआरबी, लोको पायलट और टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आज आप यहाँ से कुछ न कुछ सीख के ही जाओगे। अगर वीडियो सही लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा। इसी 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना समझना भी है और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी टपकाना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ऑप्शन है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए, बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन मिल के विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर का निर्माण होता है। यही जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये क्या है? विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर इसको हम बोलते हैं। और यही जब विरंजक चूर्ण जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकालता है? तो आपको क्लोरीन गैस यहाँ से निकलता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विरंजक चूर्ण से हमको क्लोरीन गैस बाहर निकालना है तो विरंजक चूर्ण को हम किससे अभिक्रिया कराएंगे? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप क्वेश्चन के अनुसार ही अपना जवाब दोगे, ठीक है। इसमें सेकेंड ऑप्शन है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और चूना पत्थर को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आपका जिप्सम को CaSO4 डॉट 2H2O को गर्म किया जाता है ना, तो इसमें से डेढ़ अणु जल के 1.5 अणु बाहर निकल जाते हैं और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से बन जाता है। याद रखिएगा, ये आपका जिप्सम का फार्मूला है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हिमांक बिंदु द्वारा, गलनांक बिंदु द्वारा, क्वथनांक बिंदु द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु द्वारा, मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा किया जाता है। हिमांक बिंदु को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो किसी ठोस का शुद्धता मापना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट से किया जाता है। अगर किसी ठोस में कोई इम्प्योरिटीज आ जाता है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर लिथियम। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, नेट्रियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसको हम Mg से दर्शाते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका सिंबल Al होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है और इसका सिंबल Li होता है, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे लिथियम और सोडियम पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है? तो ग्रुप नंबर 1 में है, दोनों याद रखिएगा। लिथियम और सोडियम दोनों ग्रुप नंबर 1 में है। मैग्नीशियम आपका ग्रुप नंबर 2 में है। एल्युमिनियम आपका ग्रुप नंबर 13 में स्थित है। पहले ग्रुप को याद करने का क्या ट्रिक बताए थे आपको? हेलिना का रब से फरियाद, है ली ना का रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। जो आपका सेकेंड ग्रुप है बेटा
मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और बच गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और आपका 13वें ग्रुप में होता है। 13वें ग्रुप को याद करने के लिए क्या ट्रिक बताए थे हम? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थैलियम। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम हो जाएगा। याद रखिएगा, सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे उसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ध्यान में रखिएगा सोडियम को। सोडियम का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए पानी के सरफेस पे सोडियम तैरता रहता है। सोडियम आपका ईथर और बेंजीन में दोनों में घुलनशील होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और सोडियम से इम्पोर्टेंट है दो यौगिक, दो कंपाउंड को नाम याद रखना है। जैसे कि एक होता है सोडियम कार्बोनेट .10 H2O है। एक किसका फार्मूला होता है? धावन सोडे का होता है, ध्यान में रखिएगा। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा बोलते हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन है बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में या फिर उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर ए बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उड़ते हुए वायुयान में आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा। गिरता हुआ नारियल में भी आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन है न्यूटन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर डी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया था। जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको कि हम जी से बोलते हैं, जी का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हर एक प्लानेट पे, हर एक ग्रह पे क्या होता है? सेम होता है, समान होता है, कहीं पर भी नहीं बदलता है। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। कितना वैल्यू होता है? 6.67 × 10⁻11 होता है। याद रखिएगा, जितना इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ज़्यादा जी का यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आपको ध्यान में इसको रखना है, और आपको साथ ही में रखना है कि जी का वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई सा भी प्लानेट हो। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? जीवन के भौतिक चरण को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको, जीव द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। और साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको, कोशिका द्रव्य। क्या क्या होते हैं आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है। जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस में भरा रहेगा ना, जो भी लिक्विड आपका न्यूक्लियस में भरा रहेगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान में रखना है। और जो लिक्विड आपका कोशिका झिल्ली में भरा रहेगा ना, कोशिका झिल्ली में, याद रखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये आपका कोशिका झिल्ली है, बाहर वाला ये वाला कोशिका झिल्ली है। तो इसमें जो लिक्विड भरा रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या क्या बताया मैंने कि जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस में भरा रहेगा, यहाँ पे जो भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रक द्रव्य। और जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस से बाहर है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलेंगे। यहाँ पे है प्रोटोप्लाज्म, जिसको कि हम जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म, तीनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको।
चलिए हम आगे चलते हैं और बता देते हैं न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ध्यान में रखना है। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस यानी नाभिक का खोज किया था। सेल का नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और एटम का नाभिक का खोज किसने किया था। रदरफोर्ड ने किया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट वाला क्या है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन है 15, 17, 19 या फिर 14। ऑप्शन नंबर बी 17 टोटल पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ता है। ऐसे तो माने तो 3 ही पोषक तत्व आवश्यक हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, 3 ही आवश्यकता है। लेकिन याद रखिएगा पोषक तत्व पूछे टोटल तो 17 है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, डिटर्जेंट को जल में घोलने पर जल का पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी घटेगा। आपको हम कल भी बता चुके हैं कि डिटर्जेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन को, पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है और आपका कपड़े के अंदरूनी भाग तक पहुंच जाता है और कपड़ा को साफ कर देता है। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपका नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर पे एक पतला सुई तैर सकता है, ऐसे तैर सकता है, लेकिन अगर इसमें साबुन मिला दोगे, डिटर्जेंट मिला दोगे तो आपका सुई पानी के सरफेस पे नहीं तैर सकता है। ठीक है, आपको हम कल भी बता चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन है आर्किमिडीज सिद्धांत, फैराडे के नियम, पास्कल का नियम या फिर बर्नौली प्रमेय। ऑप्शन नंबर सी पास्कल का नियम बोलते हैं। पास्कल का नियम क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में, चाहे वो आपका लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी पार्टिकल पे, मान लीजिए ये आपका पार्टिकल है, इस पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये पार्टिकल आने वाला प्रेशर को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ध्यान में रखिएगा, अपने चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझने का है, आप सुबह में मॉर्निंग में मुंह धोते होगे, क्लोजअप से धोते होगे या फिर पेप्सोडेंट का यूज़ करते होगे या फिर किसी का भी यूज़ करते हो। मान लीजिए ये आपका क्लोजअप है जिससे आप मुंह धोते होगे, सुबह या मॉर्निंग में आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हो नीचे में, तो आपका क्लोजअप बाहर यहाँ से निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, प्रेशर अप्लाई किए आप यहाँ पे, तो ये अपना प्रेशर, जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, अपना प्रेशर दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, पास्कल का नियम बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको बता चुके हैं, फैराडे का नियम बता चुके हैं, बर्नौली प्रमेय में बता चुके हैं, वही झोपड़ी वाला कि किस तरह से झोपड़ी उड़ जाता है आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरना का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन छांटना सबसे पहले आना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए क्या है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होगा। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो जो लोहे का है ये पानी में आसानी से तैर लेगा। हमसे पूछा क्या है, ना तैरने का कारण क्या हो सकता है, तो ना तैरने का कारण होगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होगा। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि लोहा अगर पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो ये लोहे के द्वारा पानी उतना ही रिप्लेस होगा ना जितना लोहे का भार होगा। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, तेल द्वीप में बत्ती का तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन है दाब अंतराल के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण, कम संयंता के कारण या फिर गुरुत्वीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया को हम कैपिलरिटी भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, कैपिलरिटी
इंग्लिश में। और आपका कैपिलरिटी की क्रिया होता क्या है, केशिकत्व का क्रिया। तो मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, आप क्या करोगे, एक परखनली ले लोगे जिसका कि समान रेडियस होगा हर एक जगह पे, और इसको क्या करोगे, ऊपर से खोल दोगे, नीचे से भी खोल दोगे, यानी आपका खोखला एक परखनली ले लोगे। तो इसमें जो लिक्विड है ये आपका ऊपर चढ़ेगा या फिर नीचे आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, केशिकत्व क्रिया बोलते हैं, कैपिलरिटी रिएक्शन बोलते हैं। इसमें यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि ये जो लिक्विड है कितने हाइट तक ऊपर चढ़ेगा। इसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो हाइट है डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये परखनली का रेडियस क्या होगा उस पर डिपेंड करता है, जो लिक्विड है लिक्विड का डेंसिटी घनत्व क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही है आपका केशिकत्व कैपिलरिटी। ठीक है, तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे कि एक लालटेन है, जो लालटेन का बत्ती है ना, लालटेन का बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। और क्या पूछता है, जैसे कि पेड़ पौधों में जड़ से आपका मिनरल्स या फिर जल ऊपर चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, कैपिलरिटी के कारण चढ़ता है। आप गांव में देखते होंगे कि किसान लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट बारिश हुआ तो उस समय अपने खेत को जोत देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक चास करना। अगर आप गांव देहात से हो तो आपको पता होगा। ऐसा किसान इसलिए करते हैं क्योंकि जो सरफेस के नीचे का जो पानी है ना, केशिकत्व क्रिया के कारण ये ऊपर आ जाते हैं और आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ये सभी पानी उड़ जाते हैं। इसीलिए किसान क्या करता है, केशिकत्व जो नली है इसी को तोड़ देता है एक चास करके, या फिर उसको जोत करके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है आपका हड्डी और दांत। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, माइकोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है कवक, शैवाल, विषाणु या फिर पक्षी। ऑप्शन नंबर ए कवक यानी फंगस का अध्ययन को हम माइकोलॉजी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, माइकोलॉजी। और आपका शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, फाइकोलॉजी। विषाणु का अध्ययन को हम वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी। और पक्षी का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनोलॉजी बोलते हैं, ऑर्थोनोलॉजी। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन के या फिर विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट धातु, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। जो आपका B5 B12 क्या है, ये आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कितने प्रकार के होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी हो गए, विटामिन B2 हो गए, विटामिन B3 हो गए, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B7 हो गया, और आपका विटामिन B12 हो गया। इतने प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, पता होगा आपको। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन बोलते हैं, याद रखिएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और विटामिन 2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B7 को हम बायोटिन बोलते हैं और विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। साइनोकोबाल्मिन में आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन है नाइट्रेट, मरकरी, कैडमियम या फिर आयरन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट की अधिकता से। अगर मरकरी का अधिकता हो जाएगा तो मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम अधिक हो जाएगा तो इटाई रोग हो जाता है, और आयरन का अधिकता से कौन सा रोग होता है, सीडरोसिस होता है, ध्यान में रखिएगा, सीडरोसिस।
कितनों के तो एनीमिया आ रहा होगा। एनीमिया आयरन के कमी के कारण होता है। अगर आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो सिरोसिस होता है। और आयरन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल। अधिकांश चॉकलेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि चॉकलेट में पाया जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, जिंक, निकेल या फिर लेड। ऑप्शन नंबर सी निकेल में होता है। निकेल को हम Na से दर्शाते हैं, इसका सिंबल होता है। लेड को Pb से दर्शाते हैं, जिंक को हम Zn से दर्शाते हैं और कोबाल्ट को हम CO से दर्शाते हैं। लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82 होता है। निकेल का 28 होता है, जिंक का 30 होता है और कोबाल्ट का 27 होता है। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आपका 27, 28, 29, 30 जितने भी है ना एलिमेंट, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। और आपका जो लेड है ना, ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो आपका लेड है कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? 14वें ग्रुप का एलिमेंट होते हैं। 14वें ग्रुप में कौन सा? कार्बन फैमिली वाला। क्या ट्रिक बताए थे आपको? कहे सीता जी सुनो प्रभु। जो प्रभु है ना, यही आपका लेड है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ठीक है, ये आपका 14वां ग्रुप का ट्रिक है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे रात में हम 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।